Good morning everyone. Welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relax. Okay. So take the position like this, then close your eyes and start inhale and exhale process. Okay. Start. Inhale. Exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now students, open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi language period. So take out your Hindi language book. Okay? Hindi language book, Swaranjali Hindi Vyakaran, and open chapter 6 Vachan. बच्चों, आपको अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक खोलनी है और हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 6 वचन पढ़ना है। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? पाठ 6 वचन। इससे पहले हमने लिंक चैप्टर पढ़ा था और मैंने आपको उसके अभ्यास कार्य भी मैच करा दिए थे। आज हम पाठ 6 वचन पढ़ेंगे। बच्चों, वचन आपने पहले भी पढ़ा है, आपको कुछ पता है वचन के बारे में? वचन क्या है, इसका मतलब क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है? सोचिए, क्या आपने वचन पहले पढ़ा है? पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा वचन। तो वचन से तात्पर्य ऐसे संज्ञा शब्दों से होता है, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से होता है जिससे हमें उनकी संख्या के बारे में पता चले। वचन का सीधा अर्थ किससे होता है? संख्या से। तो इसी प्रकार हम इसकी परिभाषा देते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर आपको क्या निकला कि हमको उसकी संख्या का बोध हो। वचन से शाब्दिक अर्थ का हमें क्या पता चला कि जिन शब्दों से हमें उसकी जिस रूप से हमें उनकी संख्या के बारे में बोध होता है कि वे एक है अथवा अधिक। फिर से परिभाषा हम दोहराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम। बच्चों, जैसे आपने लिखा बालक, तो ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, आपने लिखा वह, तो ये सर्वनाम है। संज्ञा के लिए जो के स्थान में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आपने लिखा पत्ता, ठीक है, आपने लिखा पत्ते, या और भी कोई उदाहरण, जैसे हाँ लिखा हो तितली, तितली, लिखा हो तितलियां, ठीक है, और लिखा हो वे। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। ठीक है, ये सब क्या है? या तो संज्ञा के रूप है या तो सर्वनाम है। संज्ञा आप जानते हैं, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते ही हैं। ठीक है, संज्ञा ही होती है, ये भी संज्ञा रूप है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। ये क्या है? सर्वनाम है। तो मैंने भी परिभाषा बताई, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का पता चले। जैसे संज्ञा शब्द लिखा है बालक, अब बालक से हमें क्या पता चलता है? इसकी संख्या के बारे में क्या पता चला कि बालक क्या है? एक है। ठीक है, तो हमें इसकी संख्या के बारे में पता चला। जैसे पत्ता शब्द लिखा है, तो पत्ता भी क्या है? संज्ञा शब्द है, लेकिन इस संज्ञा शब्द से हमें क्या पता चला इसके रूप से कि ये कितनी है? संख्या में एक है। और जबकि पत्ते शब्द से हमें पता चलता है कि ये संख्या में
एक से तो अधिक है, दो या दो से अधिक, ये हमें ज्ञान नहीं है कि संख्या में कितने, लेकिन अधिक है इसका ज्ञान होता है। जैसे अगला शब्द लिखा था तितली, तो तितली शब्द से हमें संख्या एक होने का पता चला, और वही तितलियां शब्द से हमें क्या पता चला कि ये संख्या में कई है, अर्थात दो से दो हो सकती है या दो से अधिक हो सकती है। तो ये वो संज्ञा शब्द है जिनसे हमें इनकी संख्या के बारे में पता चलता है। ऐसे इनकी संख्या इस रूप से ही हमें पता चलता है कि वे संख्या में एक है या अधिक, ठीक है। और अब देखिए वह क्या था, सर्वनाम। वह क्या है, सर्वनाम। तो वह यानी हम एक के लिए प्रयोग करते हैं वह, और वही जब दूसरे अन्य और लोग होते हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं, वे। आप आगे सर्वनाम पढ़ेंगे तो आपको, और सर्वनाम का जब आप आगे पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अधिक ज्ञान होगा इसके बारे में। तो आप, मुझे आशा है कि आपने ये बात समझी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चले, उन्हें क्या कहते हैं, वे वचन कहलाते हैं। और बच्चों, आपने बहुत बचपन में भी वचन पढ़े हैं, एक से आप बहुवचन भी बनाते हैं। अब देखिए वचन के रूप, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, आपको भी पता होंगे, और आप जल्दी से रिवाइज करिए, बताइए कौन कौन से भेद होते हैं। एक होता है एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है। एक वचन और बहुवचन, जैसे कि आपको संख्या से पता है, वचन का अर्थ हुआ संख्या से। जो संख्या में एक होते हैं वे एक वचन कहलाते हैं, जो संख्या में वचन संख्या में जो बहुत होते हैं, बहु होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, बहुवचन। तो बस साधारण सी परिभाषा है जो आप स्वयं बना सकते हैं कि जिन संख्या शब्दों से हमें उसकी संख्या में एक होने का पता चले वे एक वचन कहलाते हैं, और जिन संख्या शब्दों से हमें उसकी संख्या में अधिक होने का पता, एक से अधिक होने का ज्ञान हो, वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे एक मैं उदाहरण यहाँ पे लिखूंगी, जैसे मैंने लिखा था पत्ता और पत्ते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि वचन क्या है, और वचन के दो रूप हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे कुछ शब्दों के बारे में, जो शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द कौन से होते हैं, जैसे गण, दल, वर्ग, वृंद आदि शब्द समूह होते हैं जो कैसे होते हैं, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। और बच्चों, यहाँ पर इसके अलावा एक जो बहुत ध्यान देने योग्य बात है वो यह है कि आप जब भी आदर या सम्मान देने वाले शब्दों, सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, या अपने से बड़े किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, तो होते वो एक वचन में ही शब्द है, लेकिन हम उन्हें बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आप अगर किसी उदाहरण के तौर पर आप कहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, न कि आप कहेंगे था। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्ति है तो आना था चाहिए ना, लेकिन क्या है, वो सम्मानीय व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है, तो हम उनके लिए क्या प्रयोग करते हैं, उनके लिए बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आदर और सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग, सम्मानित महापुरुषों का प्रयोग, नामों का प्रयोग, ठीक है, अपने से बड़ों का प्रयोग किसमें करते हैं, बहुवचन में कैसे करते हैं। जैसे माता जी आ रही हैं, है नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अंतर होते हैं जिन्हें आपको समझना है। देख कुछ बच्चों, इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा जैसे आकाश, पानी, वर्षा, घी, जनता, सत्य, झूठ, तेल, बालू, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसमें रहते हैं, नित्य सदैव एक वचन में रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में आते हैं, जैसे बाल, लोग, आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि, ठीक है। जैसे प्राण निकल रहे हैं, रहा है तो कह नहीं रहे ना, तो क्रिया से हमें पता चलता है कि शब्द कैसा है, एक वचन है या बहुवचन। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। इसके अलावा बच्चों याद रखना कि वचन मतलब संज्ञा और क्रिया, अभी भी मैंने बताया ना, संज्ञा और क्रिया एक दूसरे पर हमेशा निर्भर करती है। जैसे
अगर आपने संज्ञा शब्द आपका अगर काम करने वाला कोई एक है, राम जा रहा है, तो क्रिया है आई, एक वचन की आई। और अगर आपका संज्ञा शब्द बहुवचन हो जाता कि राम और श्याम आ रहे हैं, तो हैं हो जाता। ठीक है, अर्थात संज्ञा और क्रिया एक दूसरे के अगर संज्ञा बदलेगी तो क्रिया पर भी परिवर्तन पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बच्चों कुछ ऐसे वचन परिवर्तन के नियम बता रही हूँ जिसका प्रयोग करके हम एक वचन से बहुवचन शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं। बच्चों, आपने पहले कुछ पढ़े होंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कुछ एक वचन से बहुवचन आपने पढ़े हैं, रटे हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे उनका परिवर्तन होता है। जैसे आपने एक वचन पंखा से पंखे बना, घोड़ा से घोड़े, बकरी का बकरियां, क्यारी का क्यारियां, तिथि का तिथियां, भाषा भाषाएं, दवाई दवाइयां। तो ये परिवर्तन कैसे होता है? ठीक है, हम इनमें परिवर्तन कैसे करते हैं, ये परिवर्तन कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो बच्चों, अगर कोई शब्द है, ठीक है, कोई संज्ञा शब्द है और उसके अंत में आ है, बड़ा आ, ठीक है, अभी उदाहरण दूंगी तो और समझ आएगा। और वो पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है और बड़ा आ है। तो जब हम उसको बहुवचन बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, बहुवचन बनाते हैं, तो वो क्या किसमें परिवर्तित हो जाता है? ए में। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते तो समझ में आएगा। जैसे लिखा है शब्द पत्ता, पत्ता, पत्ता में अंत किससे हो रहा है? बड़ा आ से। ठीक है, बड़ा आ से हो रहा है। शब्द कैसा है? पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द है ना, पत्ता, पत्ता गिर रहा है, पत्ता कैसे है? पुल्लिंग शब्द है। और अंत किससे हो रहा है? आ से, यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अंत आ से हो रहा है, बड़ा आ से। तो इसको बहुवचन जब बनाएंगे तो ये आ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ए में। और ए की मात्रा कैसे लगती है? आपको पता ही होती ना ए की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? पत्ते। ठीक है, यानी पत्ता अगर आकार बड़ा आ है और शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, तो वो जब बहुवचन बनता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? बड़ा आ परिवर्तित हो जाता है ए में। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा हो बेटा, बेटा शब्द भी कैसा है? पुल्लिंग है ना, तो बेटा, बेटा का बहुवचन क्या हो जाएगा? बेटे। ठीक है, और भी जैसे अभी कोई और शब्द, केला, केले, चेहरा, चेहरे, तकिया, तकिए। ठीक है, तो इसमें ए लग जाता है क्योंकि या किसमें परिवर्तित हो जाता है? ए में। पंखा, पंखे, पौधा, पौधे। ठीक है, वही अगर जब बड़ा आ है अंत में और वो शब्द कैसा हो? स्त्रीलिंग हो। ठीक है, बड़ा आ हो और शब्द कैसा होगा? स्त्रीलिंग होगा, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ऐ। ठीक है, यानी ए और चंद्र बिंदु लग जाती है। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग शब्द जैसे शाखा, शाखा क्या है? शाखा, शाखा। ठीक है, तो शाखा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसको जब हम परिवर्तित करेंगे तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? शाखाएं। और इसमें क्या लग जाएगा? ए, आए, सॉरी। ठीक है, ये दूसरा कोई शब्द हो जैसे लता, लता भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है और बड़ा आ है अंत में, तो इसको जब आप बहुवचन बनाओगे तो क्या बन जाएगा? लताएं। क्या बनेगा? लताएं। ठीक है, तो यानी अगर बड़ा आ है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसको हम बहुवचन बनाने में क्या करते हैं? ऐ लगा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ई की मात्रा के शब्दों के साथ क्या होता है। बच्चों, अब अगर छोटा आ है और शब्द आपका कैसा है? स्त्रीलिंग है। छोटा आ है और शब्द कैसा है? यह संज्ञा का जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो जब पुल्लिंग बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? ऐ। और ऐ में इसमें क्या है? ऐ नहीं जुड़ता है, मात्रा के साथ हम बिंदी जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग, कहते हैं पुस्तक रखी है। ठीक है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पुस्तकें। ठीक है, और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर छोटा होता है, स्त्रीलिंग है, तो हम एक ही मात्रा के साथ यहाँ पर बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, आकारांत
शब्द है तो हम जब बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। ठीक है, पुस्तकें। इसके बाद और कोई शब्द जैसे लिखा हो आंख। आंख, तो आंख क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, आंखें, आंख खुली है। ठीक है, तो आंख का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंखें। लेकिन याद रखना है कि कब ये होता है, ऐ की मात्रा ऐ और कब जुड़ता है, जब छोटा आ होगा और वो शब्द कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, और भी कुछ उदाहरण है जैसे संतान, संतानी, भैंस, भैंसे, नहर, नहरें, दुकान, दुकानें, गाय, गाय। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं। इसके बाद है ई, छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा हो अंत में और शब्द कैसा हो, स्त्रीलिंग हो। शब्द कैसा हो, स्त्रीलिंग हो। तब बहुवचन बनाने में क्या हो जाता है बच्चों, इया हो जाता है। क्या हो जाता है, इया, यानी छोटी ई की मात्रा, आगे समझेंगे, छोटी ई की मात्रा हो जाती है। जैसे लिखा हो रीति। रीति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो रीति का जब आप बनाएंगे तो छोटी ई है तो छोटी ई रहेगी और क्या लग जाएगा, या, यानी ये बन जाएगा रीति या, बस यहाँ पे या, रीतियां। ठीक है, और अगर बड़ी की मात्रा के साथ शब्द कोई लिखा होता, जैसे मान लीजिए लिखा होता आपका बोली या मिठाई। मिठाई, मान लीजिए मिठाई लिखा होता, मिठाई क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो मिठाई बड़ी ई है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, छोटी ई में। छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है और क्या लग जाएगा, या, यानी इसका क्या बन जाता, मिठाई या। इस प्रकार के इसमें बहुवचन में परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी अगर छोटी ई बड़ी ई है अंत में और आपका जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है तो बहुवचन बनाते समय छोटी ई और या, यानी इया जुड़ जाता है। जैसे रीति, रीति लिखा था तो रीति का हो गया रीतियां और मिठाई के बन गया मिठाइयां। कुछ ऐसे और भी शब्द हैं जैसे नारी, नारियां, साड़ी, साड़ियां, शक्ति, शक्तियां, विदुषी, विदुषियां, बोली, बोलियां। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य नियम देखते हैं। और बच्चों इसके साथ ही अगर आपका बड़ा आ होता है और बहुवचन बनाते समय वो क्या बन जाता है, या, यानी चंद्र बिंदु लग जाते हैं। जैसे चिड़िया का, चिड़िया है तो बन जाता है चिड़िया। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम बहुवचन बनाते समय उसमें वृंद, जन, गण शब्द जोड़कर क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे श्रोता, एक श्रोता है तो कई सारे श्रोता होंगे तो हो जाता है श्रोता गण। अध्यापक, तो अध्यापक का बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, अध्यापक गण। ठीक है, पाठक का अगर बनाते हैं तो पाठक गण। पक्षी, पक्षी का बहुवचन नहीं बनता है लेकिन अगर कई पक्षी है तो उन्हें हम बनाते हैं पक्षी वृंद। इस तरह से बनते हैं। तो बच्चों अगर आपने ये नियम भी सीख लिए हैं तो आप अब बहुवचन बनाने में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों मैंने आपको आज चैप्टर 6 बताया, चैप्टर 6 जिसका नाम था वचन। वचन मैंने आपको समझाया क्या होते हैं, जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का ज्ञान होता है वो वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होते हैं, जो संख्या में एक होते हैं, जिस संज्ञा शब्द से हमें उसकी संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। और वहीं जिन संज्ञा शब्दों से हमें उसकी संज्ञा या सर्वनाम दोनों के लिए होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से हमें उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और एक वचन से बहुवचन बनाने के मैंने यहाँ पर आपको कुछ नियम बताए। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे लोक, केस, दर्शन, दर्शक, प्राण, ये शब्द कैसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। उसके अलावा जैसे क्रोध, क्षमा, प्रेम, पानी, वर्षा, सत्य, ये कुछ शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझने में प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, सो आपका होमवर्क है, आपको ये पाठ पुनः पढ़ना है। होमवर्क से क्या करना है, पाठ पुनः पढ़े। होमवर्क में यहाँ पर आपको नोट कर दे रही हूँ, पाठ पुनः पढ़े। और अगर मैं ये कहती हूँ पुनः पढ़े तो इसका अर्थ है कि आपको पुनः पढ़ना है और नियम समझने। पाठ पुनः पढ़े और अभ्यास कार्य आपको पहले स्वयं करने हैं, फिर मैं आपको अगली कक्षा में मिलान कराऊंगी। जैसा कि मैं
हमेशा करती हूँ। अभ्यास कार्य करें। पहले आपको स्वयं अभ्यास कार्य करने हैं। पाठ पुनः पढ़ें और अभ्यास कार्य करें। ये आपका होमवर्क है। So students, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your homework and also learn. Okay? Thank you. Bye bye. Good morning students. I welcome to you all Shivaji Group of Institutions online classes. This is your social study period. So let's start new chapter, chapter number 11, and chapter name is water wealth. Okay. So chapter number 11. Chapter 11 and chapter name is water wealth. So student, there are some topics in this chapter. Water. Number second is irrigation. Okay. Okay. Now third is sources of water. Sources of water. Okay. सोर्सेज ऑफ वाटर्स में क्या क्या होते हैं? वेल्स होती हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, ठीक है, और डैम्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, ठीक, ये हमारे क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज कन्वर्सेशन ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज कन्वर्सेशन ऑफ वाटर. Conversation, rainwater harvesting. There are some topics. Number first topic in this chapter, water. Number second topics, irrigations. Number third topics, sources of water. And number last topic, conversation of water. So students, move on. First topic, water. So let's start reading. Water. Student, if you know that water is very important need for all living things. Okay, we need water for drinking, bathing, and washing, cooking, ठीक है, and for growing crops. And so student, we know that that 3/4 of the earth's surface is covered with oceans. किससे कवर है पूरा? 3/4 पानी से. ओके. Water. But most of this water is salty and not fit for drinking or cooking. Fresh water, which is used by us, exists in lakes, rivers, streams, and ponds. Our main source of fresh water are main source of fresh water is rain, but still there is shortage of drinking water. Rain, lakes, है ना, ponds, etc. Okay, are you clear? This shortage is due to the
reason. Number some point is there. As water in seas and oceans is salty, it cannot be used for drinking or for irrigation. Okay. Now second point is there, in India we all depend upon rains, especially farmers. जो हमारे farmers होते हैं वो स्पेशली किस पे डिपेंड होते हैं? रेन पे, बारिश पे डिपेंड होते हैं, तभी वो अपनी फसलों को उगा सकते हैं. ठीक है. तो however it rains only for 2 or 3 months in India. कितने मंथ्स की होती है रेंस? केवल 2 और 3 मंथ्स की. ठीक है. 2 और 3 मंथ्स की हमारी क्या होती है? रेन होती है. ठीक. Rivers are full of water during monsoon. Often there are floods during these months and this water flow into the sea. ठीक है. Irrigations. Next is irrigation. ठीक है. Farmers need water throughout the year in grow crops. Therefore, we need to conserve water by building canals, dams, reservoir and tanks. Now next is sources of water. Sources of water. Sources of water, wells and tube wells. In some places, wells are dug to bring underground water to the surface. When underground water is found quite deep below the surface, holes are dug with the help of machines and tubes are put into them. कौन-कौन से sources of water होते हैं? Wells and tube wells. Second is tanks and ponds. Tanks and ponds. Okay. Now third is dams. Now fourth is बस इतने ही होते. ठीक है. So student, there are some sources of water. Number first is wells and tube wells. Okay. Second is tanks and ponds, and third is tanks. Okay. Wells and tube wells. So describe it. In some places, कुछ places wells are dug to bring underground water. जो हमारे क्या कहते हैं कुएं वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है? पानी कहाँ होते हैं? नीचे होता है. ठीक है. अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस. व्हेन अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड क्वाइट डीप बिलो द सरफेस, होल्स आर. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक बहुत बड़ा करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मशीन से, ट्यूब से, है ना. द अंडरग्राउंड वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक और डीजल पंप. दिस इज द कॉल्ड ऑफ ट्यूब वेल. ट्यूब वेल किसको कहते हैं हम लोग? Tube well, the underground water is brought to the surface, to the surface of
electric or diesel pump. Electric or diesel pump. This is the called of tube wells. Okay. Once again I am repeating this definition. The underground water is brought to the surface of electric or diesel pump. This is the called of water well. Are you clear? Okay. ट्यूब वेल्स ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. The tube wells are used. Tube wells are used for Haryana, Punjab, UP. Okay, are you clear? The underground water is brought to the surface of electric or diesel pump. This is a called of tube wells. अभी कहाँ पे होते हैं? तो there are here Haryana, Punjab and UP. Okay. Now next. Source of water, tanks and pumps. Okay. Next is tanks. So student, now next topic. Tanks. Okay. In some places, it is difficult to dig wells. Here, rainwater is stored in tanks and pumps. Okay. So, student, complete this chapter. Chapter number 11. So, note down homework. Do revise chapter 11 on page number 70, then 71. Okay. So today's class is over and thank you.